अब इसके बाद हम समझते हैं कि अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक तरीके से काम नहीं करती है तो क्या होता है। अगर पर्याप्त मात्रा में हार्मोन ना बना पाए या बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन बनाने लगती है तब क्या क्या चीजें हमारे शरीर में होने लगती है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है, कई तरीके के रोग हो जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन बन रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से या बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं बन रहे, तो अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्रोमेगैली के बारे में और जाइजेंटिज्म जाइजेंटिज्म यानी कि जो बहुत लोग अतिकाय हो जाते हैं, बहुत बोनेपन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनमें जीएच हार्मोन बन ही नहीं पाता। एक्रोमेगैली मतलब जिसका जबड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या जो उसका हेड वाला पार्ट बहुत बढ़ गया है। ठीक है, ये बढ़ी हुई वृद्धि के कारण है, यानी कि हार्मोन जब ज़्यादा हो गए। अगर हार्मोन बहुत कम बन रहे हैं तो उसका कद क्या है, छोटा हो जाएगा। स्तन में दूध अप्रत्याशित रूप से बनना, किसी किसी के क्या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके स्तन में दूध का उत्पादन इनडायरेक्टली भी होने लगता है, तो उसे गैलेक्टोरिया रोग कहते हैं। अत्यधिक प्यास और पेशाब जो क्या करती है, हमें डिहाइड्रेट कर सकती है। अगर हम किसी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स उसको क्या रोग है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस। ठीक है, यानी कि उसको सी डी ई रोग है, जब उसको बहुत ज़्यादा प्यास और यूरिनेशन बार बार जाना पड़ रहा है। अत्यधिक कमजोरी और थकान रहने पर, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है या बहुत थका हुआ रहता है इंसान, तो यानी कि उसको क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। फिर है डाई डायरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी हो जाता है। साथ ही मासिक धर्म की समस्या हो जाती है। तो फीमेल्स को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो आप जैसा अन्न खाओगे या जैसा सोचोगे विचारोगे वो उसका मन पे प्रभाव जाएगा, और मन से ही हमारे क्या है, हमारे मस्तिष्क से ही ये सारे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अच्छा नहीं सोचोगे या उन अननेसेसरी चीज़ों को सोचोगे तो उससे आपके हॉर्मोन्स पर ही इफेक्ट पड़ेगा। जी, तो ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड तितली के आकार की ग्लैंड है, हमारे गर्दन के सामने ही स्थित है। ये यहाँ इसके ऊपर एक थायराइड कार्टिलेज है, और ये इसके कितने पार्ट्स हैं, दो लोब्स हैं इसके, राइट साइड और लेफ्ट लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, और ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। और क्या दिया है इसमें, और अगर आप समझोगे तो इसमें बहुत सी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आपका इथमस है। ठीक है, इथमस मतलब एक कार्टिलेज का नाम है, इथमस, जो उसको जोड़ने का काम करता है, ये बाइंडिंग का काम करता है दोनों लोब्स की, आपको ये याद रखना है। ये दोनों लोब इथमस कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे जो आपकी ट्रैकिया है, ये आपकी सी शेप जो कार्टिलेज है, यहाँ पर ट्रैकिया है, वहां पर ये अवस्थित होती है। ओके, एक बहुत अच्छे से डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे थायराइड ग्लैंड की लोकेशन है। उसके बाद हम जो ग्लैंड स्टार्ट करेंगे थायराइड के बाद, वो हो गया आपकी पैराथायराइड, जो इसी के पीछे होती हैं। चार चार आप कह सकते हो, चार अंकों में, चार इनकी संख्या होती है, दो राइट की साइड और दो लेफ्ट की साइड। ओके, अब थायराइड है क्या, इसको समझते हैं। थायराइड ग्रंथि, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, अवटु, इसे अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हमने हर बार अक्सर सुना है लोगों को, या महिलाओं में सबसे ज्यादा ये रोग ये पाया जाता है, वो कहते हैं मुझे थायराइड हो गया, तो उनको थायराइड कौन से वाला हो गया, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे थायराइड से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, ऐसे नाम होते हैं। थायराइड ग्लैंड को हम अफ्टो ग्रंथि भी कहते हैं। अफ्टो या थायराइड ग्रंथियां मानव शरीर में पाई जाने वाली ये सबसे बड़ी अंतस्राव यानी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक मानी जाती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो पिट्यूटरी है। अगर वहीं दूसरी साइड आपसे कोई पूछे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड ही आती है। ये द्विपिंडक, द्विपिंडक मतलब अभी बताया, दो लोब्स होते हैं इसके। हमारे गले में स्वर यंत्र या जो हमारा लैरिंग्स है उसके नीचे ही होती है ये, और इसके पास एक क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसके आसपास क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लगभग समान स्तर पर स्थिर होती है। या नाम याद रखना है इसका, क्रिकॉइड कार्टिलेज। और अभी एक और कार्टिलेज बताया था कि दोनों लोब्स को वो ज्वाइन करने का काम करती है। ठीक है, बांधने का काम करती है, इथमस। शरीर की चयापचय क्रिया में थायराइड ग्रंथि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो ग्रंथि है, इसमें से दो हार्मोन निकलते हैं, T3 एंड T4।
और जो टीएसएच हार्मोन जो हमने पढ़ा था वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ओके। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है इससे T3 और T4 हार्मोन निकल रहे हैं, इनके नाम होते हैं अपने, उसको याद रखना बड़ा जरूरी है। जैसे T3 का नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन और दूसरे का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये दो हार्मोन स्रावित करते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड। ये हार्मोन्स जो है हमारे शरीर के चयापचय दर को और हमारे विकास तंत्रों यानी कि जितने भी हमारे सिस्टम है उनके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं की गति को नियंत्रित करती है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ओके, तो आपको अपने थायराइड ग्लैंड का बहुत ध्यान रखना है। मेल्स में जनरली बहुत कम पाया जाता है ये रोग, फीमेल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है थायराइड थायराइड का। अब इसके फंक्शनिंग को समझ लेते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जैसे थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन यानी जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित रखता है। तो थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है वो हमारे वसा का, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इन सभी का चयापचय को नियंत्रित रखता है। अभी बताया ना हमने, चयापचय क्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों में अपनी भूमिका निभाता है इनके पाचन में। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, यह रक्त में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और फॉस्फोलिपिड भी बढ़ेगा, यानी फैट भी बढ़ने लगेगा। तो ये उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ये हड्डियों, पेशियों, लैंगिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ हमारे बोन्स को, हमारे मसल्स को, हमारे जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको, और हमारे जो मानसिक बुद्धि है या वृद्धि है उसको ये नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट है हृदय गति एवं रक्तचाप को ये नियंत्रित रखता है। हमारे हार्ट बीट हो गई, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसको भी नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा थायराइड ग्लैंड। फिर महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, नहीं प्रेग्नेंट नहीं, आफ्टर डिलीवरी, तो उनके दुग्ध स्राव को भी बढ़ाता है ये। ठीक है, तो इतना सारे फंक्शंस हैं थायराइड ग्लैंड के। अब थायराइड ग्लैंड के प्रकार समझते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के दो प्रकार हैं। जनरली हम सुनते हैं हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर मतलब कि हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, और हाइपो मतलब जब हार्मोन कम मात्रा में निकल रहा हो। तो सबसे पहले हम हाइपरथायराइडिज्म समझेंगे, यानी कि थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता। व्हेन थायराइड ग्लैंड फंक्शन, उसकी जो फंक्शनिंग है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो थायराइड ग्रंथि की अतिक्रियता के कारण होने वाले रोग, ठीक है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। इसकी अति सक्रियता के कारण जो T4 और T3 हार्मोन है वो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगते हैं। जितना होना चाहिए उससे डबल मात्रा में निकलने लगता है। और जब इन हार्मोन्स का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में भी होने लगता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर की ऊर्जा की खपत भी बढ़ी जाएगी, शरीर ज्यादा काम करने लग जाएगा। ठीक है, और पुरुष की तुलना में महिलाओं में समस्या अधिक देखी जाती है, मैंने बताया जैसे। और इसकी पहचान इन परेशानियों से की जा सकती है, जो अभी हमने पढ़ेंगे लक्षण, उसको समझेंगे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि किसी महिला में ये हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण है या हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण है। तो थायराइड जड़ से खत्म करने के उपाय को सही तरीके से काम करने के लिए हम पहले लक्षणों को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, योगा क्लास दे रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या लक्षण हैं। तभी हम उसकी डाइट को चेंज कर पाएंगे, तभी हम उसको ऐसे योगाभ्यास कराएंगे जिससे उसका हाइपर या हाइपो पे असर पड़े, उसका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए आगे अब इसके लक्षण की बात करेंगे। तो थायराइड जो हार्मोन है जब उसकी अधिकता बढ़ जाती है तो हमें हाइपरथायराइडिज्म होता है। अब उसमें मतलब चयापचय भी बढ़ जाती है क्योंकि हाइपर एक्टिविटी में ही है वो, तो उसका चयापचय दर भी बढ़ जाता है और वो काम, हर काम तेजी से होने लगता है शरीर में। यानी कि उसका एक होता है हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, वो रेस्ट मोड में नहीं है। तो क्या लक्षण है, सबसे ज्यादा उसको घबराहट महसूस होगी, उसमें चिड़चिड़ापन रहेगा, अधिक पसीना आएगा, हाथों में कंपन महसूस होगा, बाल पतले और झड़ने लगेंगे, नींद नहीं आएगी, मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द रहने लगेगा, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होंगी। भूख लगने के बाद भी वजन उसका घटता जाता है क्योंकि चयापचय दर बढ़ा हुआ है, ऊर्जा उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो ऊर्जा बड़ी जल्दी खर्च भी हो जाती है और उसका जो फैट है वो बहुत जल्दी लॉस होने लगता है। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता भी आ जाती है। और साथ साथ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इसके फंक्शन में कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे बोन्स को भी, उसके बोन्स की फंक्शनिंग हो, चाहे मसल की फंक्शनिंग को ले लीजिए, उस पर भी अपना कार्य करता है। तो जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है उनको ऑस्टियोपोरोसिस
होने के चांसेस ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डी में कैल्शियम तेज़ी से खत्म होने लगता है, क्योंकि अब शरीर को ऊर्जा चाहिए, अब शरीर को कहीं न कहीं से तो ऊर्जा चाहिए। अगर इंसान खाना नहीं खा रहा है समय पर भी, तो ये जो शरीर के जितने भी सेल्स हैं, वो बोन से कैल्शियम को खींचने लगते हैं, जिसके बाद महिलाओं में देखा होगा आफ्टर 30 प्लस उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के उनमें ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। हड्डी बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने लगेगी, ऐसे-ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं उनमें। फिर हाइपोथायराइडिज्म की बात कर लेते हैं। इसका जस्ट अपोज़िट ही है हाइपोथायराइडिज्म। ओके? तो जो हमारी थायरॉइड ग्लैंड है, इसमें जो T3 और T4 हार्मोन हैं, वो बहुत कम उत्पादित होते हैं, कम निकलते हैं और व्यक्ति का जो मेटाबॉलिक रेट है, वो भी बहुत स्लो रहता है। वो खाना भी खाता है तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और यहाँ पे उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। धड़कन बहुत धीमी, थकान बने रहना, डिप्रेशन लाइक महसूस करता है वो, सर्दी के प्रति बहुत संवेदनशील है, यानी कि सर्दी उसको बर्दाश्त नहीं होती, मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, वज़न बढ़ने लगता है, उसके जो नाखून होते हैं वो पतले होकर टूटने लगते हैं। ऊपर वाले में हाइपर में पसीना ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे पसीना कम आ रहा है। त्वचा में सूखापन रहता है, खुजली महसूस होती है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न महसूस होती है, बाल अधिक झड़ने लगते हैं, कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है, आँखों में सूजन, क्योंकि अब कॉन्स्टिपेटेड है, क्योंकि उसकी जो अग्नि है पेट की, वो बुझी हुई है, तो कॉन्स्टिपेटेड तो रहेगा ही। आँखों में सूजन रहेगी, बार-बार भूलने की समस्या उसको हो जाएगी, कन्फ्यूज़ रहेगा, सोचने-समझने में भी असमर्थ हो जाएगा। मासिक धर्म में अनियमितता रहेगी, 28 दिन के साइकिल का 40 दिन या उससे अधिक दिन का होना, मेनली हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का पीरियड होता है, लेकिन जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तब उसमें 40-40 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते फीमेल्स को। चेहरे और आँखों में सूजन आ जाती है, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो कोई अब एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक मूड में है। महिलाओं में इसके कारण बांझपन भी, इनफर्टिलिटी भी आ जाता है। ठीक है? तो ये सब हमने लक्षण पढ़े थे दोनों के। अब कारण क्या है? उसको जान लेते हैं। थायराइड के क्या-क्या कारण हैं? क्यों ये हो जाता है? सबसे पहली चीज़ है तनावपूर्ण जीवन। अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो आपको थायराइड से रिलेटेड रोग होने ही होने हैं। आप जितना स्ट्रेस लोगे, आपके ऑर्गन्स पे वो दिखाई देगा। तो थायराइड हार्मोन की सक्रियता पर असर पड़ता है अगर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हो। आहार में अगर दूसरा कारण है, आहार में अगर आयोडीन की मात्रा कम लोगे या ज़्यादा लेने से भी हमारी थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है। तो तीसरा कारण क्या है? ये रोग आनुवांशिक भी है। आपके अगर माता-पिता या दादा-दादी घर में किसी को भी है, तो हो सकता है कि आपको आप में भी चांसेस बन सकते हैं। दूसरी चीज़, चौथी चीज़, महिलाओं में जो गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन्स में असंतुलन देखा जाता है। जब महिलाएँ प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस समय भी वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्योंकि एज़ अ मदर भी वो रोल प्ले करती है, हर चीज़ वो बहुत टास्कफुल उनकी लाइफ होती है। तो गर्भावस्था के दौरान भी उनकी जो थायराइड ग्लैंड है, उसका फंक्शन भी बिगड़ जाता है। हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं उस टाइम पे महिलाओं में। भोजन में सोया उत्पादकों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण भी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब किन रोगों से होता है हमें थायराइड, उसको जान लेते हैं।